नमस्कार दोस्तों, मंजूषा वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी सीरीज के दूसरे भाग में हम किसी परियोजना के बारे में बात करते हैं और इसके तीसरे भाग को हमने विशेष चर्चा के लिए रखा हुआ है, जिसमें हम हाल ही में चर्चित रहे किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और अंतिम भाग में हम आपको एक सवाल करने को देते हैं। यह सवाल आपकी आरएएस मुख्य परीक्षा में लिखने में मदद करेगा। तो वह सवाल क्या होगा, यह आप इस चित्र को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। डांसर तथा कोरियोग्राफर के सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की विशेषीकृत संस्था है। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए 2 प्रविष्टियां भेजी थी, जिसमें से एक थी धौलावीरा और दूसरी क्या थी, वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? तो यह रक्षा क्लिनिक शुरू किया है केरल की सरकार ने। इसमें आयुर्वेद से संबंधित दवाई दी जाएगी ताकि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके। ट्राइसनेट, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक लेखक थे जिन्हें 1999 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध एल्बम है, इसका नाम है हायर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मेजबानी करेगा सर्बिया। इससे पहले यह मेजबानी करने का मौका भारत को दिया गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फेडरेशन की गाइडलाइन को पूरा न कर पाने की वजह से भारत से यह मौका वापस ले लिया गया और अब ये मेजबानी करेगा सर्बिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों को कितनी धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह $15 बिलियन की राशि ब्रिक्स देशों को देगा। इससे पहले भी एनडीबी के द्वारा $5 बिलियन की राशि दी जा चुकी है कोरोना से लड़ने के लिए, जिसमें से $1 बिलियन की राशि भारत को दी गई थी। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर भारत के जलवायु तथा पर्यावरण मंत्री हैं। इस संवाद में सस्ती कीमत पर जलवायु प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से जो रोगी ठीक हुए हैं उन्हें 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के द्वारा डोर टू डोर पेंशन योजना तथा शून्य ब्याज कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पीवी संधू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह हिस्सेदारी खरीदी है एक्सिस बैंक ने और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दीपांकर दत्ता को। इसके अलावा 2 और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वे हैं एक तो उड़ीसा के मोहम्मद रफी तथा मेघालय हाईकोर्ट के विश्वनाथ सोमादार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को या तथा अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? यह शपथ दिलाता है राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार 2019 में भारत में कितने लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 करोड़ लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं और भारत में भी वेस्ट बंगाल तथा त्रिपुरा ऐसी 2 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। हाल ही में हिंद महासागर में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के कितने नामों की लिस्ट आईएमडी द्वारा जारी की गई है? तो यह कुल नाम है 169। इन नामों को चूज करने के लिए एक पैनल गठित होता है। वह पैनल यह डिसाइड करता है कि कौन कौन से नाम चुने जाने हैं।
इन नामों के अक्षर 8 अक्षर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यह नाम बोलने में सरल होना चाहिए और साथ में यह नाम किसी भी देश की पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से उनकी भावना को आहत नहीं पहुंचाता हो। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के अनुसार कोविड-19 की वजह से 2020 में एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन देशों की इकोनॉमी में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी जाएगी? तो यह गिरावट देखी जाएगी 2.7% की। और इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि 2020 में बेरोजगारी दर में भी 5.4% की वृद्धि होगी। तो 2.7 का डबल करके आप याद रख सकते हैं 5.4%। राजस्थान के आईटी विभाग ने घर की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप है ई बाजार। इस ऐप की मदद से घर बैठे लोग सामान खरीद सकेंगे। किसका? परचूनी का। कोरोना के संदिग्ध मरीजों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस होम्योपैथिक दवा को देने के लिए कहा गया है? तो ये दवा है आर्सेनिक एल्बम। ये एक होम्योपैथिक दवाई है जिसका प्रयोग इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आज की परियोजना में हम बात करते हैं वन नेशन वन फास्टैग। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य के मार्गों मतलब नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर फास्टैग को अपनाने के लिए यह योजना सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। 15 जनवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के लिए टोल टैक्स की वसूली को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब जो भी टोल टैक्स की वसूली होगी वो किसके थ्रू होगी? फास्टैग के थ्रू होगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल रूप से टोल टैक्स का संग्रह करना है ताकि वाहनों की बाधा रहित गतिशीलता को सुनिश्चित किया जा सके। अब वाहनों को ज्यादा से ज्यादा टाइम टोल टैक्स पर नहीं बिताना पड़ेगा, वो इजीली पेमेंट करके शीघ्रता से निकल सकेंगे। फास्टैग जो होते हैं ये स्टिकर होते हैं जो वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाए हुए होते हैं और ये RFID तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक का उपयोग करते हुए जब वाहन टोल नाके पर पहुंचता है तो वहां पर गेट अपने आप खुल जाता है और पैसा उस व्यक्ति के खाते में से कट जाता है, जिससे कि यह टैग एसोसिएटेड है। यह टैग 5 साल के लिए वैध होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। इसकी सहायता से समय तथा ईंधन दोनों की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। तो चलिए आज की विशेष चर्चा का विषय है भीलवाड़ा मॉडल एवं दक्षिण कोरिया मॉडल टू फाइट कोरोना वायरस। भीलवाड़ा मार्च माह की शुरुआत में कोरोना का एक हॉटस्पॉट था, परंतु भीलवाड़ा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज ये कोरोना से लड़ने वाला देश के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। 19 मार्च को भीलवाड़ा के एक हॉस्पिटल में एक कोरोना से संबंधित केस मिला था। वहीं 26 मार्च को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। इस स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रोकथाम नीति अपनाई। इसे ही भीलवाड़ा मॉडल कहा गया। भीलवाड़ा में धारा 144 लगाई गई तथा इसे पूर्णतया आइसोलेट किया गया। प्रथम चरण में आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई तथा दूसरे चरण में इसे पूर्णतया शटडाउन रखा गया और जिले के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। घर घर जाकर 28 लाख लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई तथा हॉटस्पॉट के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटामिनेंट जोन और 7 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया। इन दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के आने जाने की पूर्णतया मनाही थी और सरकार द्वारा लोगों को आवश्यक सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचाई जा रही थी। ऐसा करके संक्रमित को फैलने से रोका गया। तो चलिए अब हम कोरोना से लड़ने का दक्षिण कोरिया मॉडल की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार के द्वारा 3T मॉडल अपनाया गया, जिसमें ट्रेस मतलब पहचान करना, टेस्ट मतलब परीक्षण करना और ट्रीटमेंट इलाज शामिल था। दक्षिण कोरिया में कोई भी लॉकडाउन नहीं किया गया, केवल स्कूलों को बंद रखा गया। प्रतिदिन लगभग 20,000 तक जांच की गई और जांच करने की लैब 24 घंटे खुली थी। कोरोना की जांच करने के लिए पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट का उपयोग किया गया। तो चलिए आज के सवाल में हम बात करते हैं। आज का सवाल है कालीबंगा सभ्यता। तो आपको कालीबंगा सभ्यता के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स हम समाप्त करते हैं और कल नए करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।